हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र महतो आप सबको मेरे नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आज मेरे वीडियो पे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि कैसे ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में हो, साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। तो मैंने उनको उनको बोला था कि आज से ही मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन अपना यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, वहां से कीजिए, वहां से आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, धूम, कोहरा, स्मोक निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि हम लोग ठंडी के दिन में हो या दिन में हो, सुबह सुबह में या रात में, रात में देखते हैं कि पूरा अंधेरा धुंध छा जाता है, तो वो कोहरा किसके किसके संयोजन से बनता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है धुआं और कोहरा। दूसरा का सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा का हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एरोसोल। और चौथा दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल गैस। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? धुआं और कोहरा। कैसे होगा? कैसे होगा? धुआं और कोहरा, कोहरा में हमारा पानी का हल्का हल्का अंश होता है और धुआं मिलकर ये क्या करते हैं, बनाते हैं, ये प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। जो बढ़िया समझाने लायक रहेगा उसको मैं समझाऊंगा, और जो वैसे ही वन लाइनर में हो जाने वाला है उसको एक लाइन में करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, लिमिटेड टाइम है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक पाया जाता है। पूछ रहा है कि पेड़ के तना पर, जड़ पे, पुष्प पर या पतिया पर। यानी वायु में प्रदूषण है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारा गैस मिलकर प्रदूषित हो गया, तो पेड़ सबसे ज्यादा क्या इफेक्टेड करता है। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ तना, जड़, पुष्प एंड पतिया। देखिए, तना में प्रदूषण हो ना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जड़ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फूल में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पतिया। ये भी एक वन लाइनर था, तो इसलिए इसको समझाता नहीं हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, जहाँ समझाने वाला रहेगा मैं समझा दूंगा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, दैनिक घरेलू अपशिष्ट से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अजीव नवीनीकरणीय है। मतलब पूछ रहा है कि हम लोग अपने घर में डेली जो सामान यूज करते हैं उसमें से ऐसा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम लोग जीव के द्वारा, मतलब वो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके द्वारा नया नहीं किया जा सकता, उनको द्वारा गलाया पचाया नहीं जा सकता है। यानी सीधा बोले तो हमारे समाज को प्रदूषित करते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा? पहले इसको बैठा देता हूँ। तो इसका आंसर हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है दूध का पैकेट पहला। दूसरा का इस्तेमाल की हुई चाय पत्तियां। तीसरा का सब्जी का छिलका। और चौथा खराब भोजन। दूध का पैकेट तो प्लास्टिक का हो गया, तो क्या इसको कोई बैक्टीरिया इसको पचा सकता है? नहीं पचा सकता है। आंसर हमारा दूध का पैकेट हो जाएगा। फिर तीन और ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्तियां। चाय की पत्ती फेंक दीजिएगा तो वो कुछ दिन बाद सड़ गल जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी को उर्वरकता को बढ़ा सकता है। लेकिन दूध का पैकेट कभी नहीं बढ़ाएगा, वो प्रदूषित कर दे, मिट्टी प्रदूषण। सब्जी के छिलका के साथ वही है, इसमें भी सड़ गलने के बाद वो मिट्टी के चालकता को बढ़ा देगा, उर्वरकता बढ़ा देगा। खराब भोजन भी सेम वही है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में पूछा है, उन प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए जो मनुष्य के पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पश्च मस्तिष्क, देखिए हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं कि मस्तिष्क को टोटल कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है। पश्च मस्तिष्क के बारे में पूछा हुआ है। पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा सेरिबेलम और दूसरा का होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम हमारा क्या, किसको कंट्रोल करता है? एचिक मांसपेशिया को, जिसको हम लोग अपने खुद से कंट्रोल करते हैं, जो थक जाता है, बोले तो हमारा हाथ पैर ज्यादा यूज करते हैं, थक जाता है तो इनको आराम की जरूरत पड़ता है। उसका मेडुला ऑब्लंगाटा अनैच्छिक मांसपेशिया कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते, वो खुद पे खुद हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, जैसे हमारा दिल चुसता, कलेजा, फेफड़ा, ये सब हो गया। तो इसमें पूछा हमसे कि पश्च मस्तिष्क द्वारा क्या नियंत्रण होता है, तो या तो एचिक या अनैच्छिक कंट्रोल होगा, यानी हाथ पर कंट्रोल होगा, या पाचन भोजन यही सब कंट्रोल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा। पहला ऑप्शन में अनैच्छिक क्रिया, जैसे रक्तदाब, लार का आना एंड वमन, मैंने ये उल्टी के बारे में बोल रहा है, वमन आदि। ठीक है। दूसरा का में ग्राही अंग, ग्राही अंग से संवेदी, ये ब्रेन का काम है। संवेदी जैसे बोल दिया, यानी हम चींटी काट ले अपने हाथ पे, तो इसका असर हुआ है, ये ब्रेन को भेज रहा है कौन? तो यही संवेदी अंग भेजते हैं। उसका स्वैच्छिक मांसपेशिया गति का नियंत्रण करना, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मांसपेशिया मतलब हम लोग खुद से जो कंट्रोल करते हैं। या फिर स्वैच्छिक, या फिर भूख या पेट का भरा होना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये पूछ रहा है चूना, जो भी बुझा नहीं हुआ है, तो उसका नॉर्मल सूत्र है सर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड उसको हम लोग बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फिर हमसे ये पूछ रहा है, विकास का पहला मौलिक कारक कौन है, यानी विकास होने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी चीज है, मौलिक कारक, मेन जो अवयव होता है वो क्या है। सबसे पहले, विशिष्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा, आनुवंशिक विविधता, स्वस्थ संतान, विकास के लिए कोशिका का विभाजन। सबके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, पहला हो गया मतलब प्रतिस्पर्धा करना, मतलब विशिष्ट, मतलब अलग अलग जीव के बीच में प्रतिस्पर्धा करना, ये विकास के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। आनुवंशिक विविधता मतलब देखिए,
इसका सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ कैसे आंसर इसका क्या हो जाएगा। एक जंगल में 10 टाइप का पेड़ होता है। एक आम का होगा, एक लीचू का होगा, एक शीशम का होगा, सब अलग-अलग वैरायटी के पेड़ हैं। मान लीजिए किसी एक किस्म के पेड़ के लिए कोई बीमारी आया, ठीक है? तो वो पेड़ मर जाएगा, बाकी सब पेड़ तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वहाँ पे विकास अभी भी है कि नहीं है? तो यही मेन मुझे होता है कि अगर विविधता रहता है, तो अगर रोग आता है, एक टाइप के लिए आएगा, बाकी सब बच जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विविधता। इसका एक और एग्जांपल देखिए, जब हमारे समाज में कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ था, तो सिर्फ इंसान के लिए आया था, इंसान को मार रहा था। कुत्ता सेफ था, गाय सेफ था, जितना जानवर सब सेफ थे, पेड़ सब क्या थे? सेफ थे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा क्या आ गया? डीएनए प्रकृति को क्यों आवश्यक है? डीएनए प्रकृति क्यों आवश्यक है? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा क्या क्या है? कोशिका विभाजन को रोकने के लिए, नहीं, आंसर ये नहीं होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं पहले। विकास और नई कोशिका के निर्माण के लिए, गुणसूत्र संख्या को कम करने के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। डीएनए मतलब क्या होता है? देखिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रकृति को क्यों आवश्यक है? डीएनए के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, कोशिका विभाजन को रोकने के लिए, विकास और नई कोशिका के निर्माण के लिए, गुणसूत्र संख्या को कम करने के लिए, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। देखिए डीएनए क्या है पहले वो आपको बताता हूँ। हमारा कोशिका, वो कोशिका को जूम कीजिएगा तो उसमें एक केंद्रक होता है। केंद्रक को और ज्यादा जूम कीजिएगा तो उसमें क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा। डीएनए के अंदर हमारा जीन मिलता है। जीन के अंदर हमारा आनुवंशिकता होता है, मतलब हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो हमारा गुण कितना प्रतिशत ले रहा है, वो जानकारी कौन देता है? जीन देता है। मतलब हमारे बच्चा का चूल कैसा होना चाहिए, हम लोग एशिया वाले हैं तो काले चूल होना चाहिए, काले कलर के होंगे, व्हाइट कलर को, सब कौन लेके जाता है? जीन लेकर जाता है। तो वही पूछ रहा है कि डीएनए क्यों जरूरी है? तो विकास और नई कोशिका निर्माण के लिए, यानी नया कोशिका निर्माण होगा, यानी मेरा बच्चा पैदा होगा, तो उसके लिए जरूरी है। डीएनए अगर रहेगा तो जीन, डीएनए के माध्यम से जीन जीन हमारा नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास और नई कोशिका के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। फिर पूछ रहा है, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनूठी क्षमता होती है, जिससे बड़े अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ कि इस गुण को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन गुण। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन, केटेनेशन। इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंखलन गुण। जो समझाने लायक रहेगा वो समझाऊंगा, जो वन लाइनर रहेगा उसको एक बार ले जाऊंगा। फिर हमारा पूछ रहा है, डीजल डैश डीजल के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जब हम लोग पेट्रोलियम को गर्म करते हैं ना, तीन चीज निकलता है। निकलता तो बहुत चीज है, लेकिन तीन चीज में होता है। एक गैसोलीन होता है, एक डीजल होता है, एक पेट्रोल होता है। तो उसकी शुद्धता को मापने के लिए एक पद्धति होता है। देखिए पेट्रोल, पेट्रोल में ओ आ रहा है ना, ओ पेट्रोल, पेट्रोल को ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है, और डीजल को सीटेन संख्या द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीटेन संख्या। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीटेन, सीटेन संख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, सामान्य तौर पर मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसकी घटक धातु से क्या होती है? तो दो अलग अलग धातु मिलाकर तीसरा धातु बनाते हैं, सब कुछ उसका बेटर होगा, लेकिन एक चीज उसमें गलत हो जाता है कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका प्रतिरोध हमारा क्या होगा? तुलना में अधिक हो जाएगा, यानी जो धातु अलग अलग दो धातु थे उनसे इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। बिठा देता हूँ पहले इसको। ब्लीचिंग पाउडर क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चून कैसे तैयार होता है? तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? चूना होता है, सी ए होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं, H2O, पानी ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा, क्या बन के आता है? तो ये हमारा बन के आता है बुझा हुआ चूना, बोलते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रेकेट OH का होल ट्वाइस। क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम फिर से ऐड करते हैं क्लोरीन, Cl2, तब जाकर हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसका सूत्र हो जाता है Ca ब्रेकेट OCl का होल ट्वाइस। ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्लीचिंग, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर के लिए शुष्क बुझे हुए चूना, तो ये हमारा बुझा हुआ चूना हुआ, और प्लस शुष्क बुझे हुए चूना, और प्लस ये देखिए क्लोरीन गैस। इसका आंसर हमारा एक नंबर हो जाएगा। एक नंबर से क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन उत्पादन में किस प्रकार का अभिक्रिया का प्रयोग होता है? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब मार काट करके खत्म हो जाना। जैसे देखिए अम्ल, अम्ल और भस्म के बारे में जानते होंगे कि अम्ल और भस्म एक दूसरे से मार काट करते हैं, बोले तो दोनों को मिलाइएगा, अम्ल और भस्म में मिलकर नमक और पानी बनता है, और वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा का अपघटन, अपघटन से क्या हो जाता है? कोई चीज को, दो चीज रहता है, एक एक को हटा दिया जाता है।
उसके बाद तीसरा का विस्थापन में वही होता है, दो चीज में से तीसरा को घटा दिया जाता है, और ये हो गया हमारा संयुक्त अभिक्रिया। मतलब दो चीज मिलकर नया चीज बन रहा है। छह को हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यार सब मिटाना पड़ेगा। जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है तो फिर क्या करते हैं, छह गो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस छह गो पानी C6H2O प्लस क्लोरोफिल और प्लस सूर्य का प्रकाश लेने के बाद बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस छह गो हमारा ऑक्सीजन हमको बना कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, दो अलग अलग चीज मिलकर तीसरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है। पहले ही क्वेश्चन में अम्ल बोल दिया है, हम लोग पढ़े हुए हैं। लिटमस सूचक होता है एसिड और बेस का। वो मेनली ब्लू कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। कहाँ से मिलता है, तो लिटमस हमारा लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। वो बैगनी कलर का होता है, जो जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है। जब उसमें फिर से बेस डालते हैं तो फिर से कैसा नीला कलर का हो जाता है। पूछ रहा है नीला लिटमस को लाल क्यों कर देता है, क्योंकि ये अम्ल है। आंसर में सीधा यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दे दिया है, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इस पर एक बार में निपटाते हैं। अम्ल अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 के क्या होता है, नीचे होता है। अम्ल वर्षा क्यों होता है, जब उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। ये अम्ल वर्षा होता किसकी किसकी वजह से है, तो एक होता है हमारा H2SSO4, एक होता है HNO3 की वजह से। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये दोनों की वजह से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। फिर पहुंचते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कॉपर के समय के साथ हरे होने का मेन कारण क्या है। देखिए कोई भी चीज हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीकृत होता है, बोले तो वो सड़ता गलता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कॉपर के समय के साथ हरे होने का कारण, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट नहीं, हवा से नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं, यूवी प्रकाश के साथ अभिक्रिया नहीं, ऑक्साइड का परत, बोले ना ऑक्सीजन के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन करता है और ऑक्साइड का परत उसमें जम जाता है, जिसकी वजह से कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्साइड का परत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयोजी उत्तक के संबंध में सही नहीं है। संयोजी ऊतक, हम लोग बायोलॉजी पढ़े हैं। बायोलॉजी में ऊतक कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको संयोजी ऊतक बोला जाता है। एक एडिपोस होता है, एक होता है न्यूरॉन टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू। यहाँ हमसे पूछा संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक कौन नहीं है, संयोजी ऊतक ब्लड बोन स्किन होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर को एक पार्ट को दूसरा पार्ट से जोड़ के रखना। क्वेश्चन में आंसर में बोला हुआ आपसे स्नायु, बोले तो स्नायु हड्डियों को आपस में जोड़ता है। स्नायु बोले तो इसको लिगामेंट बोल रहा है, हड्डी को आपस में जोड़ता है, जो कि सही है। वसा को समृद्ध करने वाला वसा ऊतक त्वचा के ऊपर रहता है। तो हमारा चमड़ा के ऊपर हमारा चर्बी है कि चमड़ा के अंदर है, तो हमारा चर्बी चमड़ा के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। अरे हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। वसा चमड़ा के ऊपर नहीं रहता है, चमड़ा के नीचे रहता है। तीसरा का ऑप्शन क्या है, एरियोलर, सहयोजी ऊतक त्वचा मांसपेशी भी रहता है। एरियोलर का काम होता है चमड़ा को मांस पे जोड़ना, सही है। टेंडम, टेंडम होता है जो हमारा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ये हो गया, ये भी आंसर हो गया। फिर आगे जाते हैं हम लोग। आगे में देखते हैं, आगे में क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वायु प्रदूषण मानव और जानवरों के डैश को हानिकारक रूप से प्रभावित करती है। यानी वायु प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड सब बहुत ज्यादा फैल गया है, तो हमारे शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन नहीं। त्वचा, उस पर भी प्रभाव पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ता है। पाचन तंत्र, भोजन नहीं पचेगा, प्रभाव पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा श्वसन में अस्थमा हो सकता है, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्वसन तंत्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, श्वसन तंत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं। पूछ रहा है वायुमंडल, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्नलिखित में से किसका योगदान अधिक है। ग्रीन हाउस मतलब जानते ही होंगे, ग्रीन हाउस मतलब होता है हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ना, जो कि अभी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, तो पानी का स्तर बढ़ रहा है, हिमालय पिघल रहा है। किसकी वजह से होता है ये, इसका मेन रीजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मीथेन रहता तो मीथेन भी होता, लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय लग रहा है। फिर पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। देखिए यहाँ पूछा निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट का सही है फिर भी दृष्टि में प्रॉब्लम है, यानी निकट आपको सही दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। आप जब आपसे पूछेगा दूर दृष्टि प्रॉब्लम, मतलब दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि का हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मायोपिया हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी की संरचना क्या कहलाती है? ये आंसर आप लोग हमको बताइएगा क्या कहलाता है, आपको छोड़ देते हैं, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है, एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? देखिए, कंडक्टर, चालक कंडक्टर जिससे आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, जिसमें करंट फ्लो कर सकते हैं, उससे बोल रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। दर जब भी बोलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम से भाग कर देते हैं। आवेश बोले तो कूलम डिवाइडेड बाई टाइम। हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम, लेकिन यहाँ बोल रहा है कूलम को टाइम से भाग करना है, टाइम को। देखिए, हम लोग अपना बना के दिखा देता हूँ। हम लोग, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर बात होगा, ये पहले का है। हम लोग क्या पढ़े हैं, कूलम। हम लोग पढ़ते हैं कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ एम्पियर इंटू क्या हो गया, टाइम। यहाँ क्या पूछ रहा है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी ये आवेश हो गया। इस दर जब भी बोलता है तो टाइम से क्या करता है, भाग करता है, तो ये टाइम इधर आ जाएगा, इसको इधर लेके चलाएंगे, भागे में चलाया, इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। देखिए, आंसर हमारा मिल गया। क्या मिल गया आंसर? बोला है एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर तो क्या कहते हैं, बराबर में क्या मिल गया हमारा, एम्पियर मिल गया। एम्पियर किसका इकाई है, एम्पियर हमारा इकाई यहाँ पर विद्युत धारा का, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है? अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया मैं, एम्पियर, तो 3 नंबर इसका हो जाएगा एम्पियर। फिर ये दे दिया आपका, बहुत इजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 5 ओम और 7 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इस रीजन को 36 ओम के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? एकदम सिंपल है, एक बार समझ जाइएगा तो फिर कभी गलती नहीं होगी। देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग श्रेणी में जोड़ लेते हैं। श्रेणी में क्या होता है, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव करके जोड़ लेते हैं, फिर इसका डायरेक्ट जुड़ जाता है। पहले ऐसे डायग्राम बना के बता देता हूँ ताकि फिर कभी आपसे गलती नहीं हो। ये 5 ओम है और ये 7 ओम है। डायरेक्ट इसका आर कितना हो जाएगा, आर टोटल डायरेक्ट जुड़ जाता है, 5 7 12। ठीक है, इसको अब क्या कर देते हैं, हम लोग मिटा देते हैं, 12 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में जोड़ने के लिए ये पैरेलल में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये श्रेणी में जो अभी टोटल आया था हमारा, कितना आया था, ये आया था 12 ओम। 36 ओम के साथ इसको पैरेलल में जोड़ना है, ये हमारा 36 ओम हो गया। इसको जोड़ने के लिए उल्टा इनवर्स में जोड़ना पड़ता है, यानी 1/r इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/36। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इस लसा ले लेंगे, तो लसा कितना होगा, ये हो गया हमारा 36। 36 हो गया, भाग करेंगे 12 से 3 बार में, प्लस एक बार में, जोड़ने के बाद कितना आ गया, 4/36, काटेंगे तो 9 बार में 9 आ गया। 1/9। जब इसको उल्टा करेंगे तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 9 ओम। आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर 3 हो जाएगा, 9 ओम। फिर अगला क्वेश्चन में क्या करते हैं, चलते हैं, फिर इसको मिटा देता हूँ तो बार बार आ जाएगा ये, पता नहीं। 9 ओम आंसर इसका हो गया। फिर पूछता है नीचे, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, करंट दो तरह का होता है, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। कम्यूटेटर जिसमें यूज किया जाता है वो डीसी वाला होता है। हम लोग कोई भी टाइप के जनरेटर ले लीजिए, एसी अल्टरनेटर ले लीजिए या फिर दूसरा जनरेटर ले लीजिए, दोनों ही एसी करंट उत्पादित करते हैं। लेकिन हमको डीसी चाहिए होता है, इसलिए उसमें कम्यूटेटर लगा देते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में ट्रांसफर कर देता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, परिपथ में विभवांतर बनाने के लिए नहीं, परिपथ चुंबकीय नहीं, कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा को दिशा पलटने के लिए, एसी टू डीसी ट्रांसफर करने के लिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है और मिश्रण प्रभाव का अनुभव करता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? देखिए, कोई पदार्थ अतिचालक मतलब उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं है, और अगर वो मिश्रण प्रभाव अनुभव करता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आंसर से क्या हो जाएगा, एक नंबर। एक नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ नहीं तो फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या हो गया हमारा, एक नंबर इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत लंबा वीडियो हो गया, नया नया यूट्यूबर हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ। ये हमारा यूट्यूब से फ्री में, क्या यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल से फ्री में डाउनलोड कर लिया हूँ, ये काम भी सही से नहीं कर रहा है। सपोर्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे इसको सुधारूंगा, क्वालिटी और भी बढ़िया, और पढ़ाने का एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। बाय। अगला दिन फिर से नया 25 क्वेश्चन लाऊंगा, रेडी रहिएगा। थैंक यू, बाय।